Assalamualaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 11 from chapter number 1 of HRK Volume 1, 5th edition. So, the statement of question 11 is from what you know about pendulums. Like, what do you know about pendulums? Then we also need to tell them the drawbacks to using the period of a pendulum as a time standard. ठीक है. सो एक तो हमने ये बताना है कि हम पेंडुलम्स के बारे में क्या जानते हैं, और दूसरा ये कि हमारे पास पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो है उसको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड जो है क्यों नहीं लेते, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस है. ठीक है, तो टाइम ज़ाया नहीं करते और आंसर की तरफ चलते हैं. ओके, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आपके पास पेंडुलम क्या होता है. सो अ पेंडुलम इज अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट अलाउइंग इट टू स्विंग फ्रीली बैक एंड फोर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ऑफन यूज्ड टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ क्लॉक्स. ठीक है, तो पेंडुलम आपके पास सिंपली एक मास होता है जो कि सस्पेंडेड होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट थ्रू अ थ्रेड. ठीक है, कोई स्ट्रिंग आपने यूज की होती है जिसके साथ आपने एक वेट अटैच किया होता है टू अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस आपके पास बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, और इस बैक एंड फोर्थ मोशन को हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. ठीक है, आपका जो ये पेंडुलम होता है इसमें आपके पास दो एक्सट्रीम पोजीशंस और एक मीन पोजीशन होता है, और उस मीन पोजीशन के अबाउट आपके पास जो पेंडुलम है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है. जो पेंडुलम होता है इसका पीरियड क्या होता है, सो द टाइम इट टेक्स फॉर अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल स्विंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड इट्स पीरियड. यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन और फिर अपनी मीन पोजीशन पर वापस आना एक फुल स्विंग कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ अ पेंडुलम कहते हैं. इसके अलावा आपके पास सर्टन फैक्टर्स हैं जो कि आपके पेंडुलम के पीरियड को इफेक्ट करती है, जिसमें आपके पास ग्रेविटेशनल फैक्टर्स आते हैं, आपके पास जो लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग है वो आती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं. ठीक है, सो काफ़ी सारे आपके पास फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पेंडुलम के पीरियड को इफेक्ट करती है, विच आर एक्चुअली इट्स ड्रॉबैक्स, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपके पास जो पेंडुलम है इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि पेंडुलम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैलीलियो गैलीली, हु नोटेड द कंसिस्टेंसी of a pendulum's period. Christian Eugene later invented the pendulum clock, significantly improving the accuracy of timekeeping. So this was the historical significance, जिसमें आपके पास गैलीलियो गैलीली एंड क्रिश्चियन यूजीन के नाम आते हैं. ठीक है, एक ने आपके पास पहली दफ़ा पेंडुलम को ऑब्जर्व किया था, और उसकी कंसिस्टेंसी, जो पेंडुलम का पीरियड होता है उसकी कंसिस्टेंसी को जो है उसने डिटरमाइन ऑब्जर्व किया था, नोट किया था. ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो क्रिश्चियन यूजीन है उन्होंने आपके पास पेंडुलम क्लॉक जो है उसको इन्वेंट किया था. ठीक है, और उसने टाइम कीपिंग की एक्यूरेसी को इस तरह से बेटर बनाया था. इसके अलावा आपके पास टाइप्स है पेंडुलम्स की, जिसमें आपके पास सिंपल पेंडुलम आता है, फिजिकल पेंडुलम आता है, टॉर्जनल पेंडुलम आता है. ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो आपके पास आइडियलाइज्ड मॉडल है विच कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. यानी कि जो सिंपल पेंडुलम है ये एक आइडियल मॉडल है, क्योंकि आपके पास जो है मासलेस या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, लेकिन जो सिंपल पेंडुलम है उसको हम एक आइडियलाइज्ड मॉडल के तौर पर लेते हैं, जिसमें जो आप मास अटैच करते हो वो आपके पास मासलेस होता है. ठीक है, उसका कोई मास नहीं होता, और जो स्ट्रिंग होती है वो एक्सटेंड नहीं होती, यानी कि वो स्ट्रेचेबल नहीं होती. ठीक है, फिजिकल पेंडुलम आपके पास क्या है कि रियल वर्ल्ड पेंडुलम होता है, जैसे कि आपके पास क्लॉक पेंडुलम है, और ये नॉन निग्लिजिबल साइज एंड शेप वाला होता है. ठीक है, इसके अलावा आपके पास टॉर्जनल पेंडुलम होता है, जो कि ऐसा पेंडुलम होता है जो कि ऑसिलेट करता है बाय ट्विस्टिंग अ रॉड और वायर. ठीक है, फर्दर मोर आपके पास जो एप्लीकेशंस है पेंडुलम्स की वो वाइड रेंज में है, क्लॉक्स में यूज़ होता है. जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनमें भी पेंडुलम्स को यूज़ किया जाता है, आपने अपनी लेबॉर्ट्रीज में भी इनको यूज़ किया होगा. और आपके पास जो स्पिरिचुअल एंड साइकिक प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें भी पेंडुलम का यूज़ होता है, जैसे कि हिप्नोसिस का प्रोसेस होता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो पेंडुलम का यूज़ करके हिप्नोटाइज करते हैं. सो पेंडुलम की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, फ्रॉम डेली लाइफ टू एक्सपेरिमेंटल लैब्स. सो that was all about the pendulums. अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड बताना है. यानी कि आप पीरियड ऑफ अ पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों यूज नहीं करते, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स हैं कि आपको पीछे हटना पड़ता है और आप पेंडुलम जो है, पीरियड ऑफ अ पेंडुलम है, उसको आप टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं लेते. तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है डिपेंडेंस ऑन ग्रेविटी. सो द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वेरीज विद लोकेशन. यानी कि अगर आप अपना पेंडुलम जो है वो उसका आल्टीट्यूड चेंज करते हो, उसकी लोकेशन चेंज करते हो, तो आपका जो पेंडुलम है वो आपको डिफरेंट पीरियड देगा, क्योंकि वो आपके पास ग्रेविटेशनल
जो इन्फ्लुएंसेस है उनसे इफेक्ट होता है और उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपके पास आती है सेंसिटिविटी टू लेंथ, यानी कि जो आपने वो स्ट्रिंग अटैच की होती है, जिसकी हेल्प, वो जो स्ट्रिंग होती है आपके पेंडुलम में, जिसकी हेल्प से आपने मास जो है उसको एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया होता है, वो जो स्ट्रिंग है वो अगर एक्सटेंसिबल है, स्ट्रेचेबल है, ठीक है, आइडियल, तो ऑब्वियसली इस यूनिवर्स में कोई चीज़ ऐसी आइडियल है नहीं है, तो हम हाइपोथेसिस करते हैं और हम किसी चीज़ को एक आइडियल मॉडल हम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें कोई भी एज सच डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर आप एक पेंडुलम को लेते हो, उसकी एप्लीकेशंस करते हो, यानी उसको कहीं पे यूज़ करते हो किसी डिवाइस में, कहीं पे भी, तो उसका जो वो स्ट्रिंग होता है उसकी लेंथ अगर चेंज होगी तो आपका जो पेंडुलम है उसका पीरियड भी चेंज होगा। ये आप लोगों ने अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, यूजुअली एफएससी में कराया जाता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, जो 11 12 की क्लासेस होती हैं उनमें ये एक्सपेरिमेंट्स होती हैं। इवन आई गेस 9 10 में भी शायद हो थोड़ी बहुत, आई डोंट रिमेम्बर, काफ़ी टाइम हो गया है। सो ये है कि आपके पास ये जो लेंथ ऑफ अ पेंडुलम होता है ये आपके पास इफेक्ट करता है उसके पीरियड को, ठीक है। जैसे ही लेंथ आपके पास चेंज होगी ड्यू टू एनी कॉज, चाहे टेम्परेचर चेंज हो या फिर कोई दूसरा इफेक्ट हो, तो जो आपकी पीरियड ऑफ अ पेंडुलम है उसकी एक्यूरेसी जो है वो उससे इफेक्ट होगी। इसके अलावा आपको पता है कि आपका जो ये एटमॉस्फेयर है उसमें एयर मौजूद है और उसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस आती है और फ्रिक्शन आपके पास होती है। सो ये जो फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस है ये भी आपके पीरियड ऑफ पेंडुलम को इफेक्ट करेगी, रिड्यूसिंग इट्स एक्यूरेसी एंड स्लोइंग इट डाउन, ठीक है। जो एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन होती है, आपको पता है जब उसमें आप पेंडुलम को रिलीज कर देते हो तो वो कुछ देर बाद खुद ही स्टॉप हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं करता कि सारी जिंदगी वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहे, बल्कि वो आपके पास एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से जो है स्लो डाउन हो जाता है या फिर लेटर ऑन स्टॉप हो जाता है। तो ये जो है ना, अब चूंकि वो एग्जैक्ट स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो रिड्यूस हो जाती है, इस तरह से जो आपका पीरियड है ऑफ अ पेंडुलम वो इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है लिमिटेड यूज है इन नॉन स्टेशनरी इन्वायरमेंट्स, यानी कि जो आपके पास मूविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट्स होते हैं उनमें जो पेंडुलम्स है वो वर्क नहीं करते। सो दीज फैक्टर्स मेक पेंडुलम लेस रिलायबल एज ए यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये पेंडुलम को लेस रिलायबल बनाता है और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आप इसको पीरियड ऑफ अ पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, ठीक है। Moving on to question number 12, which states that how did Galileo know that pendulum swings at the same frequency regardless of the amplitude? Note, since pendulums were crucial to the building of first clocks, Galileo could not have used a clock to find the answer. तो सबसे पहले तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से गैलीलियो को ये पता चला कि जो पेंडुलम्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ स्विंग करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। और उस टाइम चूंकि हमारे पास क्लॉक्स थे नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लॉक्स जो है उनके लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो पेंडुलम बना था, ठीक है। जो आपके पास हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की है उसमें हमने यही कहा था कि आपके पास जो फर्स्ट क्लॉक बनी थी वो पेंडुलम क्लॉक ही थी। तो गैलीलियो ने जो है क्लॉक तो यूज़ किया नहीं होगा, तो उसने क्या चीज़ यूज़ की थी टू फाइंड आउट दैट द पेंडुलम स्विंग्स एट द सेम फ्रिक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और आंसर की तरफ चलते हैं। So, Galileo observed the motion of pendulums and discovered that their swings are isochronous, meaning the time taken for a complete swing remains nearly the same regardless of the amplitude as long as the swings are small. He reportedly made this discovery while observing a swinging chandelier in a cathedral and used his pulse as a time reference since clocks were not yet available. तो गैलीलियो ने जो है वो क्या करा था, वो बेसिकली मोशन ऑफ पेंडुलम जो है उसको ऑब्जर्व करा था, तो उसी टाइम उसने ये चीज़ डिस्कवर की कि जो पेंडुलम्स है उनकी स्विंग जो होती है वो आइसोक्रोनस होती है, यानी कि वो जो टाइम एक स्विंग को कंप्लीट करने के लिए लेता है वो वही एग्जैक्ट सेम टाइम जो है या नियरली सेम टाइम लेता है to complete the second swing, and then for the third and for the fourth and on and on and on, ठीक है। यानी कि वो अपनी swings जो है वो नियरली सेम टाइम में कंप्लीट करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। कंडीशन ये है कि आपकी स्विंग्स जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि मीन पोजीशन से जो बॉब है वो ज़्यादा दूर ना जाए, बस थोड़ा सा ही आपने उसको दूर लेके जाना है और आपने उसको छोड़ देना है, तो छोटी छोटी स्विंग्स आएंगी और वो आपके पास नियरली सेम टाइम के लिए होगी, ठीक है। अब क्लॉक्स तो उस टाइम अवेलेबल थी नहीं, तो जो गैलीलियो था उसने अपनी पल्स को एज अ टाइम रेफरेंस लिया और उसकी हेल्प से जो है इसने जो स्विंग का टाइम था वो इसने रिकॉर्ड किया, विच वाज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर थी हर एक स्विंग की। So by timing the swings of the pendulum with his pulse, he realized that the period did not change significantly as the swings grew smaller over time.
Now, this groundbreaking observation laid the foundation for the development of pendulum clocks as it demonstrated the pendulum's reliability for measuring time. तो सिंपली उसने क्या किया, अपने पल्स को यूज़ करते हुए जो पेंडुलम की स्विंग्स थी उनको ऑब्जर्व किया, उनको नोट किया, एंड उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो आपके पास पीरियड है ऑफ द पेंडुलम वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करता, ठीक है ना। और एज आपके पास जो स्विंग्स है वो स्मॉलर से स्मॉलर होती जाती हैं, यानी कि जो आपका पेंडुलम है वो स्लो डाउन होता जा रहा है, ठीक है, एंड स्टॉप की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टिल जो है उसका जो वो हर एक स्विंग का टाइम था वो उसने नियरली इक्वल जो है रिकॉर्ड किया। तो ये जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन के बाद ही जो है आपके पास फर्स्ट क्लॉक जो है वो इन्वेंट की गई, जो कि पेंडुलम्स की हेल्प से बनाई गई, यानी कि वो पेंडुलम क्लॉक थी। उसमें पेंडुलम होता था जो कि बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता था, और जो आपकी क्लॉक थी उनकी नीडल्स जो है वो फिर उन वाइब्रेशंस की हेल्प से रोटेट करती थी। तो यहाँ पे जो है आपके पास पेंडुलम्स की रिलायबिलिटी जो है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया यूजिंग पेंडुलम क्लॉक्स। एंड हमारे पास जो टाइम मेजरमेंट डिवाइस थी, सबसे पहली पेंडुलम क्लॉक्स जो है वो इन्वेंट कर दी गई। तो इसमें सिंपली और कुछ है नहीं, बस ये है कि जो गैलीलियो है उसने किस तरह से ये चीज़ डिस्कवर की थी वो हमने डिस्कस की। कैथेड्रल में चैंडलर को ऑब्जर्व करा था जो कि आपके पास स्लो स्विंग कर रहा था, ठीक है, और उसने अपनी पल्स की हेल्प से ये चीज़ नोट की कि वो जो स्विंग्स थी वो नियरली सेम टाइम में कंप्लीट हो रही थी, ठीक है, जितनी भी स्विंग्स थी। तो यहाँ से उसने जो है एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन दी, और उस ऑब्जर्वेशन ने जो है पेंडुलम क्लॉक्स की फाउंडेशन डाली, ठीक है, और आपके पास जो है फर्स्ट जो क्लॉक है वो आपके पास आ गया, जो कि आपके टाइम को मेजर करके आपको देता था, ठीक है। सो दिस वाज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच वाज क्वाइट इजी। आज के लेक्चर में हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए, एक क्वेश्चन 11 था, एक क्वेश्चन 12 था। क्वेश्चन 11 वाज अ बिट फिजिक्स रिलेटेड, बट जो क्वेश्चन 12 है वो एक स्टोरी टाइप था, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, आइसोक्रोनस क्या होता है, इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि आइसोक्रोनस क्या होता है, जिसमें आपके पास जो स्विंग है या फिर पेंडुलम है वो आपके पास जो उसकी ऑसिलेशंस होती है वो नियरली सेम टाइम में कंप्लीट करता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप कमेंट्स में बता सकते हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।